लेकिन इस सरकार ने सारे कमीशन, सारे लोगों को चाहे टर्म्स बॉडी होती है, चाहे बैंक हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे जो भी बॉडी हो, उसको एक तरीके से ख़रीद लिया है। किसी की हिम्मत नहीं सरकार के खिलाफ बोल सके। ये सरकार रिश्वत के बाज़ार को गर्म किए हुए है। इसकी ज़मीनी हैसियत कुछ रह नहीं गई है, कोई काम किया नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिक भावना, फ़रकाना ज़हनियत को लेकर और बाँट कर वोट लेने की पोषण रखते हैं। देखिए, नौजवान बहुत परेशान है, सड़कों पे अपनी डिग्रियाँ फाड़ रहा है। वो चिल्ला के कह रहा है कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे का कारोबार चल रहा है, पैसे के बिजनेस से पेपर लीक होके खरीद फरोख्त चल रही है।
नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। खीरी.com के ख़ास मुलाकात में आज हम हाजिर हैं एक ऐसी शख्सियत के दौलत खाने पर जो मोहताज तारुफ नहीं। आली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कई आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, आज हमारे साथ हैं और खीरी.com को अपना कीमती वक्त दिया है। हालात हाज़रा पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। नकवी साहब, खीरी.com में आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं और आपने जो वक्त दिया इसके लिए पहले से ही हम शुक्रिया आपका अदा कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल ये लेते हैं, जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक फ़ैसला आया है बुलडोज़र एक्शन पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है पूरी तौर से। बुलडोज़र एक्शन जिस तरह से कई स्टेट्स और ख़ास तौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी और इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो लोग भी सेकुलर मिजाज रखते हैं, हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखते हैं, वो इसकी शुरू से मुखालफत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी है। इस पर आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, ये जो अमल हुआ है ये बीजेपी सरकार के लोगों ने किया, जो सरासर गैर आइनी था। आप किसी के घर को, किसी की दीवार को गिरा नहीं सकते हैं, ये हमको आइन का हक हासिल है। अगर आपको किसी के बगैर गिराना है तो पहले नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद आप कोर्ट से सम्मन लाइए, कोर्ट से ऑर्डर लाइए। तो इसके खिलाफ जो रिट हुई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं उन तमाम जो बेंच थी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इंसाफ किया और आइन को अपने हक का इस्तेमाल करके उन्होंने ये इंसाफ किया और जो मजलूम थे उनको इसका फ़ायदा पहुँचा। तो ये चीज़ गैर आनी थी और बीजेपी की ज़हनियती इस किस्म की है कि छोटे तबके के लोग मजलूम को मारो पीटो। अगर कोई हादसा हुआ है, किसी ने गलत काम किया है, तो आपके पास कानून है कि आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं। जब तक कि किसी भी मुकदमे का फैसला न हो तब तक आपको इस बात का इख्तियार नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, ये 2 रुकनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और उस 2 रुकनी बेंच में जो जज साहिबान शामिल थे, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की तर्जुमानी करते हुए कि ये फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले को काफ़ी सराहा गया है। हिंदुस्तान की सियासत पर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर देखेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम आवाम इसको जानते हैं कि उन लोगों ने जिस तरीके से ये फ़ैसला करके डिक्टेटरशिप करके बुलडोज़र चलाया है, तो पूरी आवाम इसके ख़िलाफ़ है और आज भी लोग इसके ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लोग आवाम कह रही है जिनके मकान गिराए गए हैं गवर्नमेंट को मुआवजा दें और जिन लोगों ने गिराया है, ऐसी हरकतें करी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई अधिकारी पहुंच के करता है तो जिम्मेदार वही होगा, उसकी सर्विस को पैसे देने का उसको इख्तियार होगा। तो इस तरीके से अवाम खिलाफ है और ये इसका असर सरकार पे बहुत ख़राब पड़ा है और आने वाले मुस्तकबिल में चुनाव में जनता इसका खुद फैसला करेगी। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला आया है इस पर जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहाँ इस फैसले पर अमल दरामद होगा या घुमा फिरा के फिर वही बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये सरकार फिर कुछ करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और ये एक्शन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिया जाएगा। अधिकारी डरे हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जो जाके गिरवाएंगे। तो अब किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर ये कार्रवाई करें। दूसरा सवाल नकवी साहब ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, तारीख साज फैसला उसको कहा जा सकता है,
और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अक़लियती किरदार है, उस किरदार की एक लड़ाई काफ़ी बरसों से चल रही थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को जो 7 रुकनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 4 जजों ने, जिसमें ख़ास तौर से जो रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी उसमें शामिल थे, 4 बामुकाबिला 3, तो 4 ने उसके अक़लियती किरदार को बहाल रखा है। इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? देखिए, अक़लियती किरदार का इदारा हमेशा से रहा है, लेकिन उसको अक़लियती किरदार ख़त्म करना ये गैर आइनी था और ये एक तबके के साथ में अपनी दुश्मनी निकालना था। तालीम के मियार में आप इस तरीके से किसी अल्पसंख्यक या अक़लियती तबके के को नीचा गिराएं, इससे ज़्यादा कोई साजिश खिलाफ हो सकती नहीं है। तो आइन का फ़ैसला वही हुआ और ये कोई बहुत ही वो एहसान की बात नहीं है। अक़लियती किरदार पहले था। सर सैयद ने जिस तरीके से अपने खून जिगर से सिंध की यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, जिस तरीके से अक़लियतों को एक उनको हक़ मिला, तो वो हक़, फ़ना निज़ामी ने एक शेर कहा था, मुझको मेरा हक़ दे दो, इनाम नहीं लूँगा। तो इनाम नहीं है, बल्कि ये हक़ है जो उनको मिला है, ये इंसाफ हुआ है और ये इस इंसाफ से तमाम लोगों को बड़ी खुशी है और अदालिया की तरफ इधर लोगों का रुझान बढ़ा है कि अदालिया में भी इंसाफ हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह लीजिए कि बाकी रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 रुकनी बेंच पर छोड़ दिया है कि जो आखिरी फ़ैसला होगा, जो हतमी फ़ैसला होगा, फाइनल फ़ैसला होगा, वो ये 3 सदस्यीय जो बेंच होगी वो करेगी। क्या उम्मीद है कि 3 रुकनी जो बेंच होगी वो इस फ़ैसले को बरकरार रखेगी, यानी अक़लियती जो दर्जा है यूनिवर्सिटी का उसको बरकरार रखेगी? देखिए, जो फ़ैसला बड़ी बेंच से हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, अक़लियती किरदार तो है। अब 3 जो बेंच है, इसको उन्होंने क्यों किया है, तो मैं महसूस करता हूँ इसलिए किया गया कि उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे अक़लियती किरदार के लिए एक्शन लिया जाए, क्या रूल्स हो, क्या रेगुलेशन हो और किस तरीके से अक़लियती किरदार को बरकरार रखने के लिए क्या क्या चीज़ें सामने आएँ, उसको ये तय करेंगे। ये बेंच इसलिए नहीं 3 की तय करेगी कि अक़लियती किरदार होगा कि नहीं होगा, ये फैसला तो हो चुका है अक़लियती किरदार होगा, लेकिन अक़लियती किरदार का एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, उसका दस्तूर क्या होगा, किस तरीके से उसको यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए बेंच फैसला करेगी। जी, इस वक्त इलेक्शन महाराष्ट्र में, ख़ास तौर से झारखंड में इलेक्शन 2 स्टेट में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि पिछले कमोबेश 10-11 सालों के अंदर ये देखा गया है कि जब इलेक्शन आता है तो कुछ नफ़रत का बाज़ार गर्म हो जाता है और उस नफ़रत के बाज़ार को गर्म करने में कुछ ख़ास लीडरान भी हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक नारा दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा बहुत ज़ोर शोर के साथ इसकी तशहीर हो रही है, इसका बड़ा प्रचार हो रहा है, यहाँ तक कि अखबारात में इसके विज्ञापन भी निकाले गए हैं। तो क्या मकसद है इस तरह के नारे देने का कि बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरह के जो नारे दिए जा रहे हैं, इसकी वजह आपके नज़रिए से, आपकी निगाह से क्या है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस सरकार ने कोई ज़मीन पे काम तो किया नहीं है और न नज़र आ रहा है, बल्कि पूरी जनता जो है उसमें हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई है, बेईमानी है, चोरी है, यानी कि अब रिश्वत का बाजार गर्म है। अभी 4 PCS, 3 PCS, 1 IAS को सस्पेंड किया गया। लखीमपुर का वाक़या देख लीजिए कि उन्हीं के RSS के आदमी की ज़मीन की नपाई में 6 साल लग गए, रिश्वत भी ली गई तो भी नहीं हुआ। तो इस बात को ये दर्शाता है कि ये सरकार
रिश्वत के बाजार को गर्म किए हुए है। इसकी ज़मीनी हैसियत कुछ रह नहीं गई है, कोई काम किया नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिक भावना, फ़रकावाना जहनियत को लेकर और बांट कर वोट लेने की पोषण रखते हैं। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि ये एक सांप्रदायिक नारा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका असर कुछ है नहीं। बल्कि हम जोड़ेंगे आपस में, नहीं कटेंगे तो हिंदुस्तान एक होगा, मिलजुल कर हम लोग रहेंगे। किसी शायर ने कहा था, संसार कुछ ऐसे है कि बस्ती नहीं जाती, वो वक्त उभरने का पस्ती नहीं जाती। मिलजुल के हमें रहना है आज़ाद वतन में, भारत से क्यों फ़र्का परस्ती नहीं जाती। तो हमको मिलजुल के रहना है, आपस में बंटना नहीं है। और हम लोग मुल्क के लिए, कौम के लिए, आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से जुट के एक दूसरे हो के हम लोग मुल्क के लिए मरे कटे, इसलिए हमको उस आज़ादी को बरकरार रखना है। इस किस्म के नारों से आज़ादी ख़तरे में पैदा हो जाएगी और शहर में एक इंतशार पैदा होगा मुल्क के अंदर। इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और जनता को सोचना चाहिए ये नारा हमारी फ़रकावाना ज़हनियत का एक सबूत है और हमारी कौमी यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। इलेक्शन कमीशन भी इस तरह के नारों पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। जो अपोजिशन है, अपोजिशन के जो लीडरान हैं, अगर वो कोई बहुत छोटी सी भी बात कह देते हैं तो फ़ौरन नोटिस थमा दी जाती है। लेकिन इस तरह की जो बातें, फ़िरक़ावाराना बातें हैं, सांप्रदायिक बातें हैं, जब ये की जा रही हैं तो इस पर कोई एक्शन नहीं चुनाव आयोग ले रहा है। तो किस तरह से फिर काबू पा सकेंगे? इस तरह के नारे ना लगाए जाएं या इस तरह के नारे नहीं उनका प्रचार करना चाहिए? क्या क्या नज़र आता है आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टी बैठी थी और उनका कहना ये था कि इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो सरकार चाहती है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो होता है वह एटॉनमस बॉडी है, उसका अपना फैसला होना चाहिए, वो किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने सारे कमीशन, सारे लोगों को, जहाँ एटॉनमस बॉडी होती है, चाहे बैंक हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे जो भी बॉडी हो, उसको एक तरीके से ख़रीद लिया है। किसी की हिम्मत नहीं सरकार के खिलाफ बोल सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन का कोई आदमी कहीं बात करता है तो उसको पकड़ के उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, मुकदमा दायर करते हैं। और रूलिंग पार्टी कोई मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर को बोलता है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो इस बात को साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन का रूल जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकार के दबाव में। इन हालात में फिर कैसे मुमकिन है कि जो चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में हो रहा है चुनाव, महाराष्ट्र में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 सीटों पर हो रहे हैं, फेयर तरीके से फिर कैसे चुनाव होगा अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से शफाफियत के साथ काम नहीं कर रहा है? देखिए, ये तो सबको शक है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कता कलाम जैसा कि हरियाणा का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद से इस तरह की बातें बहुत और कही जा रही हैं। सबको पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, दबाव होगा, पुलिस की फोर्स होगी, अधिकारियों का दबाव होगा। तो ऐसी पोजीशन में हमारे पास एक ही चारा हो जाता है कि हम लोग मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जनता के आवाज़ को उठाएं। और हमारे पास सिर्फ अदालिया रह जाता है, अदालत में ही अपनी बात को हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और उम्मीद पाई जाती है कि अदालत का फ़ैसला जैसे अभी हुआ है, इसी किस्म का फ़ैसला हमारे फेवर में, जनता के फेवर में होगा। ईवीएम को लेकर भी बहुत बातें होती हैं। जब भी कोई चुनाव आता है तो उस वक्त बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो अपोजिशन के लीडरान हैं, बड़े लीडरान हैं, वो कोई बहुत बड़ी कोई तहरीक, बहुत बड़ा कोई आंदोलन ईवीएम के ख़िलाफ़ चलाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। जबकि आवाम का तो ये कहना है कि ईवीएम के ख़िलाफ़ बड़े लीडरान को, जो इंडिया, और ख़ास तौर से जो इंडिया अलायंस के लीडरान हैं, उन्हें सड़कों पे आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले गए हैं लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई है। बात यही कही जाती है कि जब तक के ईवीएम है तब तक के अपोजिशन को चुनाव जीतना बड़ा दिक्कत तलब है, मुश्किल है। आपको क्या लगता है? देखिए, ईवीएम के ख़िलाफ़ हर पार्टी अपनी बात इलेक्शन कमीशन को कह चुकी है
और ईवीएम के खिलाफ सब ने मिलके सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और ईवीएम पे शक है, और जब ईवीएम पे जनता का और पार्टियों का और सियासी रहनुमाओं शक के घेरे में आ जाते हैं तो उसको अलग कर देना चाहिए। तो आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में मुझे उम्मीद पाई जाती है कि ईवीएम हटेगा और कोर्ट से ही इसका फैसला होगा। अभी लोग देख रहे हैं कि किस हद तक ये चुनाव जो हुए हैं हरियाणा के बाद आ रहे हैं, इस पे ईवीएम का क्या खेल होता है। तो अभी नज़रसानी है, मुस्तकबिल में एक्शन बड़ा लिया जाएगा। महाराष्ट्र में और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसा रिजल्ट रहेगा वहाँ का? देखिए, दोनों जगह हालत बीजेपी की ख़राब है। महाराष्ट्र में भी लोग गए हैं, लौट के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं बन रही है, और इसी झारखंड में भी नहीं बन रही है। तो दोनों जगह हमारी सरकार बनना चाहिए। अगर बेईमानी न हुई, ईवीएम का खेल न हुआ, तो रिज़ल्ट हमारे फेवर में है। अगर बेईमानियाँ हो गई हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कहना है आपका? जी, मुनासिब नहीं है कानून व्यवस्था, और इसमें हर रोज़ नई नई वारदातें हो रही हैं। पुलिस के हाथ से वारदातें बार बार की जा रही हैं। हर ज़िले में परेशानियां हैं, आवाम परेशान हो रही है, और इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं वारदातों के साथ साथ में, उन पे जो अंकुश लगना चाहिए वो है नहीं। और नतीजा ये है कि वारदातों का ये सूबा हो चुका है। इस पे नज़रसानी गवर्नमेंट को करना चाहिए। रोज़गार के मौके बिल्कुल नहीं हैं, नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं। धरना प्रदर्शन हो रहा है, अभी इलाहाबाद में ही धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। एक तरह से अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जो कि यूपी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम को लेकर। तो क्या लगता है कि इन हालात में जो नौजवान तबका है, ख़ास तौर से जो तालीम याफ्ता एजुकेटेड नौजवान तबका है, क्या उसका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इन हालात में? देखिए, नौजवान बहुत परेशान है, सड़कों पे अपनी डिग्रियां फाड़ रहा है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे का कारोबार चल रहा है, पैसे के बिजनेस से पेपर लीक होके ख़रीद फरोख्त चल रही है, और अपनी आवाज़ उठाते हैं तो लाठीचार्ज होता है। नौजवानों का मुस्तकबिल इस सरकार में बिल्कुल अंधेरी रात है, और वो रेज हो रहे हैं, और उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, और वो बेचारे रो रहे हैं। वो रेज होने के बाद में उनके पास नौकरियां नहीं हैं। हिंदुस्तान में कहीं नौकरी नहीं है, न टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, जो प्रमोशन हो रहे हैं उनकी नौकरी भी नहीं है, न खजाने में पैसा है। हालत बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक है। नौजवानों के लिए का मुस्तकबिल बहुत ही ख़राब है। मुझे उम्मीद है कि नौजवान खामोशी से काम लेंगे, और इसका जवाब आने वाले मुस्तकबिल में इलेक्शन में इसका जवाब लेंगे। एक बहुत बड़ा सियासी टाइम रहा है आपका, बहुत तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत तजुर्बात हैं आपके सियासत में। आप उत्तर प्रदेश में वज़ीर भी रहे हैं और कई अहम पोर्टफोलियोज़ आपके पास रहे हैं। आप जो हमारा कौमी अक़लियती कमीशन है उसके आप रुकन रहे हैं, आप मेंबर रहे हैं। दिल्ली का जो अक़लियती कमीशन है उसके आप चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ओहदों पर आप रहे हैं, और खीरी से आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। कांग्रेस में इस वक्त जो मुस्लिम जो लीडरान हैं उनमें इस वक्त आप सरे फहरिस्त हैं। एक लंबे वक्त का तजुर्बा है आपके पास। क्या आपको लगता है कि जो मरकज़ में इस वक्त हुकूमत चल रही है, और ये हमारा आखिरी सवाल है, मरकज़ में जो हुकूमत इस वक्त चल रही है इसका मुस्तकबिल आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये 5 साल पूरे कर पाएगी ये सरकार, या फिर बीच में कोई और मामला हो जाएगा? देखिए, सरकार बैसाखी पे है, और 2 बैसाखी लगी, एक नीतीश कुमार की बिहार में और एक चंद्रबाबू नायडू की हमारे वहाँ पे हैदराबाद में। दोनों की मेजॉरिटी से सरकार चल रही है, और दोनों की जगह लोगों ने, अक़लियतों ने वोट इनको किए हैं। अक़लियतों ने घेराव किया है दोनों का, और कहा है कि आप
वक्फ बोर्ड का मामला हो या अक़लियतों का कोई मामला हो, ये सरकार खिलाफ जा रही है। तो उसके डर से अभी वक्फ बोर्ड का मामला भी पेंडिंग में डाल दिया, जेसीपी डाल दिया, वो बिल पास नहीं हो पाया और कई मसले मसाइल हैं। मुझे उम्मीद है बैसाखी गिरेंगी, गवर्नमेंट का ये लोग विड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये सरकार ख़त्म हो जाएगी। आने वाला मुस्तक़बिल हमारी सरकार का होगा। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हम ख़ास मुलाकात में खीरी के साबिक़ MP ज़फ़र अली नकवी साहब, जो कि बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं और एक तवील अरसा हो चुका है सियासत में, बहुत तजुर्बात हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो मुस्लिम लीडरान हैं उनमें जो सरे फहरिस्त जो लीडरान हैं उनमें नकवी साहब का शुमार होता है। हमने हालात हाज़रा पर कुछ बातें हमने की, कुछ इश्यूज़ पर हमने तबादला ख़्याल किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।